सिया राम बच्चों, सरस्वती क्लासेस की हिंदी की कक्षा में मैं अंजलि तिवारी आप लोगों के समक्ष द्विगु समास का टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। यानी इससे पहले वाली जो हमारी कक्षा हुई थी, उसमें आप सबने अव्ययी भाव समास की परिभाषा और कुछ उदाहरणों को बड़े ही बेहतर ढंग से समझा। आज की ये जो कक्षा है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं द्विगु समास के विषय में। यानी द्विगु समास से कैसे-कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है और कौन-कौन सी परेशानियाँ आपको हो सकती हैं और उनका निराकरण आप कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें आज की इस कक्षा में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी आज की ये जो कक्षा है, ये बहुत ही ज़्यादा रोचक और बहुत ही ज़्यादा यानी ज्ञानप्रद है। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, तो द्विगु समास से संबंधित आपके मन में कोई भी जिज्ञासा नहीं रहेगी कि हमें ये वाला प्रश्न या ये उदाहरण मुझे नहीं समझ में आया या यहाँ पे मुझे दिक्कत है। तो इसी द्विगु समास को बेहतर ढंग से समझाने का एक छोटा सा प्रयास मैं यहाँ पे करूंगी। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं द्विगु समास क्या है। रोज का क्रम, परिभाषा। सबसे पहले हम जानेंगे कि परिभाषा द्विगु समास की क्या है, क्योंकि परीक्षा में कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या तो आपसे द्विगु समास की परिभाषा लिखने के लिए और कुछ उदाहरण लिखने के लिए पूछ सकता है, और या फिर उदाहरण दिया है आपसे विग्रह पूछ सकता है, या फिर विग्रह दिया है आपसे समस्त पद बनाने के लिए पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो इसलिए आइए परिभाषा जान लेते हैं क्या है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, द्विगु समास कहलाता है। काफी सहज परिभाषा है, और ये परिभाषा ही अगर आप बेहतर ढंग से समझ लिए तो आगे समझने की आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी आगे वाला समझने में। तो देखिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो। अव्ययी भाव समास में आपने क्या देखा था कि पहला पद क्या होता था, अव्यय होता था, यानी उपसर्ग होता था। अब द्विगु समास में क्या होगा कि पहला पद यानी समास में दो पद होते हैं, या फिर मैं बता देती हूँ, पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद यानी समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो यहाँ पे बात हो रही है पहले पद की। पहला का मतलब पूर्व यानी पहले वाला, जो आगे वाला शब्द लिखा होगा उसी पे आपको मार्क करना है, वहीं आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद, जैसे हमने यहाँ पे लिखा भाई बहन, भाई बहन, तो यहाँ पे भाई क्या है, आगे वाला शब्द, ये है पूर्व पद, और उत्तर पद क्या हो जाएगा, बहन। तो आप पूर्व पद और उत्तर पद तो समझ ही गए होंगे। तो जिस समास में पहला पद यानी जो आगे वाला शब्द है वो क्या होगा, संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची क्या होता है, संख्या क्या है, संख्या हम बच्चों अंकों को कहते हैं। अंक जैसे आपका हो गया 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, गिनती यानी संख्या। यही आपको हिंदी में लिखी मिलेंगी, इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। एक कैसे लिखा जाता है, एक यानी इस तरह से हिंदी में आपको देखने को संख्याएं मिलेंगी, इस तरह गणित की भांति नहीं मिलेंगी आपको। तो यानी जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, यानी संख्या लिखी हो 1 2 3 4 5, तो आप वहां तुरंत जान लीजिए द्विगु समास है। और उत्तर पद, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होगा, और जो पहला पद है यानी पहला शब्द है वो कोई संख्या होगी। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि अगर पहला पद हमें गिनती में मिल गया, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मिल सकता है, तो वहां पे अव्ययी भाव समास है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे, यानी कोई समस्त पद दिया होगा, समस्त पद यानी जो शब्द आपको परीक्षा में करने को मिलेगा समास में, तो समस्त पद जब आपको दिया होगा और पूछेगा विग्रह करना, विग्रह मतलब होता है अलग करना, टुकड़े टुकड़े कर देना,
ठीक है, या हम बोले पृथक कर देना और शुद्ध लैंग्वेज में, तो उनको आपको अलग-अलग करना रहता है, यानी उसमें से जो पूर्व पद और उत्तर पद हम मिला देते हैं, उनको हमें अलग-अलग कर देना होता है और जो विभक्तियों का लोप हुआ रहता है, वो सारी विभक्तियाँ भी लग जाती हैं। तो यही होता है विग्रह, यानी जो समास के नियम से जब कोई शब्द बन जाता है, समस्त पद हो जाता है, तो जब हम उसको पहले वाली स्थिति में यानी पुनः हम अलग कर दें, पूर्व पद अलग कर दें, उत्तर पद अलग कर दें, तो ये होता है समास विग्रह। तो जब हम द्विगु समास का जब हम समास विग्रह करेंगे तो वहां पे क्या शब्द लगाएंगे, समूह या समाहार शब्द आपको देखने को मिलेगा, चाहे समूह मिले या फिर समाहार मिले। समूह और समाहार ये दोनों शब्द एक ही हैं, फिर भी इनमें कुछ अंतर है। अभी मैं आगे उसको डिस्कस करूंगी कि समूह और समाहार में क्या अंतर होता है। यद्यपि अर्थ तो दोनों का वही है, समूह, ठीक है, यानी झुंड जिसे आप बोल दें, कई लोगों का समूह यानी कई व्यक्ति हों, कई वस्तु हों, तो वो होता है समूह। लेकिन समूह और समाहार में क्या अंतर है, अभी आगे देखते हैं उसको हम। तो ये आप समझ गए होंगे संख्या क्या होती है, यानी 1 2 3 4 इस तरह से कोई संख्याएं आपको शुरुआत में लिखी मिलेंगी। आइए देखते हैं, पहले की भांति समस्त पद मैंने इधर लिखा है और इधर मैंने समास विग्रह लिखा है। यानी अगर आपसे समस्त पद पूछेगा तो आप उसका विग्रह किस तरह से करेंगे, और यदि विग्रह दिया है तो आप समस्त पद उसका कैसे बनाएंगे। दोनों ही तरीकों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो समस्त पद वो होगा जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद मिला के लिखे गए हों, यानी समस्त पद का जो आकार होता है वो छोटा होता है, और जो विग्रह करते हैं तो हम उसको फैला के लिखते हैं और बड़ा करके लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका जो आकार है, यानी समस्त पद में मैंने जो शब्द लिखा है, इनका जो आकार है ये देखिए आपको छोटा दिख रहा है, और जबकि यहाँ पे क्या है, बड़ा दिख रहा है। तो ये समस्त पद जो होता है इसको मैंने एक कर दिया है, संक्षिप्त रूप दे दिया है, और ये विग्रह में हम उसको फैला के लिखते हैं यानी बड़ा करके लिखते हैं। तो समस्त पद में मैंने पहला उदाहरण क्या लिया है, पंचामृत। पंचामृत। अब देखिए, अब हमें ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि परिभाषा पे पहले तुरंत आएंगे, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो। संख्या मैंने बता दिया था संख्या क्या होती है, तो पंच, पंच मतलब पांच। अब पांच भी क्या है, एक संख्या है। अब सिंपल सी बात है, जब संख्या आ गई आगे बस तुरंत जान लीजिए कि द्विगु समास है। तो देखिए पंच मतलब होता है पांच। पंचामृत आपने नाम सुना होगा, पंचामृत। तो पंचामृत क्या होता है बच्चों, पहले पंचामृत ही हम जान लेते हैं क्या होता है। पंचामृत में 5 चीजें सम्मिलित होती हैं, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। इन सब का जो मिश्रण तैयार किया जाता है उसे सम्मिलित रूप से हम और आप पंचामृत कहते हैं, यानी पंचामृत कह के हम और आप उसे संबोधित करते हैं। और ये पंचामृत में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, क्योंकि पंचामृत में पंच शब्द ये एक संख्या का बोध करा रहा है। और जब द्विगु समास में कोई शब्द आपको दिया होगा तो जो वो क्या होगा, संख्यावाची विशेषण होगा। एक विशेषण मतलब विशेषता बताना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो जब किसी पद में ये संख्यावाची शब्द प्रयुक्त हुए रहते हैं तो वो एक विशेषण का कार्य करते हैं, यानी विशेषता बताने का। ठीक है, जैसे अमृत है तो ये 5 चीजों से मिलकर बना है, ये 5 क्या है उसकी विशेषता होगी, संख्यावाची विशेषण। ठीक है, तो इसका हम विग्रह करेंगे, 5 अमृतों का समूह। मैंने बताया था जब द्विगु समास में आप विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो उसमें समूह या समाहार शब्द आपको पीछे लगाना है। पंचामृत यानी 5 अमृतों का समूह। 5 अमृत वो कौन कौन से थे मैंने बताया, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। इस सब के मिश्रण को जो बना के एक हम तैयार करते हैं वो पंचामृत होता है। फिर अगला उदाहरण है सप्तऋषि। सबसे पहला वाला पद आपको ध्यान देना है, सप्त। सप्त मतलब 7, सप्त मतलब 7, और 7 क्या है, एक संख्या है। तो अगर संख्यावाची शब्द आगे आगे तो द्विगु समास है। तो यानी सप्तर्षि, सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब ऋषि, तो 7 ऋषियों का समूह क्या बनाएंगे हम,
7 ऋषियों का समूह, या हम कहें समाहार, बात एक ही है। चाहे हम समाहार यानी समूह को संस्कृत में समाहार लिख दिया जाता है, तो चाहे आप समूह लिखें या समाहार लिखें, दोनों ही स्थितियों में आपका नंबर कटेगा नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, चाहे आप समूह लिखते हैं या फिर समाहार लिखते हैं। तो सप्तर्षि, सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, इसे हम सम्मिलित रूप में क्या बोलेंगे? सप्तर्षि बोलेंगे। सप्त यानी एक संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ, इस वजह से यहाँ पे द्विगु समास है। फिर अगला उदाहरण मैंने लिया है दोपहर। दोपहर बोलते हैं, लेकिन कभी आपने मार्क नहीं किया होगा इस बात को कि दोपहर में भी समास है। तो दोपहर में कौन सा समास है? द्विगु समास है, क्योंकि दोपहर, दो, दो मतलब दो, दो संख्या है, पहर, पहर मतलब पहर, ठीक है। तो दोपहर यानी दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह, तो दो के संख्यावाची होने से यहाँ पे द्विगु समास है, क्योंकि द्विगु समास की परिभाषा ही यही कहती है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वहां द्विगु समास होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो मैंने द्विगु शब्द लिखा है, इस द्विगु शब्द में भी द्विगु समास है। देखिए, द्विगु में द्वि, द्वि मतलब दो, तो यहाँ से आप परिभाषा इसकी अपने माइंड में एक तरह से सेट कर सकते हैं कि द्विगु, द्विगु का जब आप अलग करेंगे तो द्वि, द्वि मतलब दो, तो जान लीजिए संख्या आ रही है, तो कोई अगर संख्यावाची शब्द पहले आएगा तो वहां द्विगु समास होगा। इसे आप इस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं, ये एक तरह की ट्रिक की काम करेगा ये, ठीक है। तो द्वि मतलब दो, और गो मतलब गायों का, यानी दो गायों का समाहार। द्विगु का समास विग्रह होगा, दो गायों का समाहार। अगला है चौराहा। चौराहा, चौ मतलब चार, राह मतलब रास्ता, चार रास्तों का समूह या चार राहों का समूह, जहां चार रास्ते हों उसी को तो चौराहा बोलते हैं, जहां पे चार रास्ते हों, ठीक है। तो चौराहा में भी कौन सा समास है? द्विगु समास है, और इसका विग्रह होगा चार राहों का समूह। फिर अगला उदाहरण है चतुर्भुज। चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजाएं, यानी चार भुजाओं का समूह, ये क्या कहलाएगा? चतुर्भुज, इसे हम सम्मिलित रूप में बोलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि चतुर्भुज जो है इसमें बहुब्रीहि समास भी है, क्योंकि चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। तो यानी जब ना तो पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, कोई तीसरा अर्थ निकले, तो वहां होता है बहुब्रीहि समास। तो अगर ऑप्शन में आपको चतुर्भुज में कौन सा समास है इस तरह से प्रश्न पूछा गया हो, और ऑप्शन में आपको द्विगु और बहुब्रीहि दोनों समास दिए हो, तो आपको बहुब्रीहि समास वाला उत्तर ही करेक्ट करना है, वहां पे फिर आपको द्विगु नहीं लगाना है। अगर बहुब्रीहि नहीं मिलेगा तो आप द्विगु मानेंगे, क्योंकि ज्यादातर उत्तर बहुब्रीहि समास वाला ही सही माना जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिए। चतुर्भुज, चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजाएं, चार भुजाओं का समूह, इसे क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। और चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। फिर अगला उदाहरण है पंचतंत्र। पंचतंत्र, पंच मतलब पांच, तंत्र यानी हम भाग मान लेंगे, पंचतंत्र यानी पांच तंत्रों का समूह, पांच भागों का समूह। पंचतंत्र एक फेमस रचना है विष्णु शर्मा जी की, जो कि कंपटीशन में बार बार रिपीटेड होती है ये रचना। पंचतंत्र जो कि एक पशु कथा है, नीति विषय कथा है, उपदेश परक है। तो ये पंचतंत्र में भी कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, क्योंकि पंच में पंच लिखा है, पंच मतलब पांच, और पंच होने की वजह से पंच संख्यावाची विशेषण है, तो इस वजह से यहाँ द्विगु समास है। पांच तंत्रों का समूह, इसका विग्रह हम कर देंगे पांच तंत्रों का समूह। अब अगला उदाहरण है भुवन त्रय। अब यहाँ भी बच्चों मार्क करिए एक बात, देखिए त्रय संख्या जो है वो बाद में आई है, तो जरूरी नहीं है कि आपको परीक्षा में पहले ही संख्या मिले,
आपको बाद में भी संख्यावाची शब्द देखने को मिल सकता है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है कि इसमें द्विगु समास नहीं है, इसमें कोई और समास है, ऐसा भ्रमित आपको नहीं होना है, क्योंकि उत्तर पद भी संख्यावाची हो सकता है, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भुवन त्रय, भुवन मतलब होता है संसार, त्रय मतलब तीन, यानी तीन भुवनों का समाहार क्या कहलाता है, भुवन त्रय, यानी द्विगु समास है इसमें। अगर आपको भुवन त्रय दिया है तो तीन भुवनों का समाहार। अगला है पक्ष द्वय, पक्ष द्वय। अब यहाँ भी देखिए द्वय जो है ये बाद में आया है, तो अभी मैंने बताया द्वय मतलब दो। ठीक है, तो दो पक्षों का समूह, पक्ष द्वय यानी दो पक्षों का समूह। तो यहाँ भी कौन सा समास, द्विगु समास। त्रिफला, आपने त्रिफला नाम सुना होगा बच्चों। त्रिफला एक चूर्ण आता है जिसमें आंवला, हरड़, बहेड़ा तीनों चीजें मिक्स होती हैं। ठीक है, तो ये त्रिफला कहलाता है। तो त्रिफला, त्रि मतलब तीन, फल मतलब फल, यानी तीन फलों का समाहार। देखिए कहीं कहीं पे मैंने समूह लिखा है और कहीं कहीं समाहार लिखा है। जो समूह और समाहार में सूक्ष्म अंतर है बिल्कुल, वो मैं बता देती हूँ आपको। समूह क्या होता है, समाहार क्या होता है, जहां तक मेरी समझ है ये आपको गाइड में किसी नहीं मिलेगा, ना ही किसी क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। इसको वही बता सकता है जो इस विषय का यानी हिंदी का विशेषज्ञ हो, मर्मज्ञ हो, जिसे बहुत अत्यधिक ज्ञान हो। तो समूह, समूह ये जान रहे हैं हम लोग, जैसे किसी प्लेट में अगर हम सेब रख लें, केला रख लें, अंगूर रख लें, तो ये क्या हो गया, फलों का क्या हो गया, समूह हो गया। लेकिन जो अभी मैंने बताया त्रिफला यानी तीन फलों का समाहार, इसमें क्या होता है, आंवला, हरड़, बहेड़ा बिल्कुल मिक्स होते हैं, एकदम मिल जाते हैं, यानी समाये हुए होते हैं। तो अगर जहां एकदम समाने की बात हो यानी बिल्कुल मिल जाना अच्छे से, वो होता है समाहार। समूह और समाहार आप जान गए होंगे, समूह क्या है और समाहार क्या है। चाहे आप समूह लिखें, यहाँ पे मैंने समाहार लिखा है, आप यहाँ समूह भी लिख दें तो कोई इसमें गलती नहीं होगी, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। तो समूह समाहार जान गए होंगे आप। तो त्रि मतलब होता है तीन और फल मतलब फल, तीन फलों का समाहार क्या कहलाता है, त्रिफला, और यहाँ पे है द्विगु समास। अगला उदाहरण है त्रिवेणी, त्रि मतलब तीन और बेड़ी मतलब नदी, तीन नदियों का संगम या समूह हम कह दें। अब देखिए यहाँ भी हम तीन नदियों का समाहार कह सकते हैं, क्योंकि तीन नदियां क्या होती हैं, आपस में मिल जाती हैं एकदम से। ठीक है, उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते हैं, वो एकदम मिल जाती हैं। तो एकदम जब समा जाए कोई चीज तो वो होता है समाहार। तो त्रिवेणी यानी तीन नदियों का समाहार। तो इसमें भी कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। अब यहाँ पे और भी कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ द्विगु समास से संबंधित, जिसमें बहुत सारे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं परीक्षा में और 100% उससे क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। तो इसलिए आप पहले से ये चीज जानकारी में रखें कि अगर बाई चांस आपसे परीक्षा में वो उदाहरण पूछ लिया गया तो आपको भ्रमित नहीं होना है और आपको द्विगु समास ही लगाना है। आइए द्विगु समास के अपवाद देख लेते हैं, जो उदाहरण, जिस उदाहरण में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो परीक्षा में बार बार रिपीटेड होते हैं। आइए वो जान लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं द्विगु समास के अपवाद। द्विगु समास के अपवाद के नाम से हम उस उदाहरण को जानते हैं, द्विगु समास के अपवाद। अब एक प्रश्न आता है कि अपवाद क्या होता है, क्योंकि ये तो मैंने जान लिया द्विगु समास के अपवाद आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अपवाद होता क्या है। तो अपवाद यानी जो नियम के विरुद्ध हो, मतलब होना उसको दूसरी तरह से चाहिए लेकिन हो दूसरी तरह से रहा है, तो ये है अपवाद। तो एक उदाहरण है पंचगंगम, पंच पंचगंगम, पंचगंगम, पंचगंगम। तो देखिए सब उदाहरणों की भांति इसमें भी पहले क्या आया है, पंच, पंच मतलब पांच। ठीक है, लेकिन इसमें द्विगु समास नहीं है। एक सूत्र है नदीभिश्च,
नदीभिश्च। ये सूत्र आप याद रखें। अगर किसी नदी के नाम के पहले अगर कोई संख्या आती है तो वहां द्विगु समास कभी नहीं होता, वहां अव्ययी भाव समास होता है। ये हमारा ये सूत्र बताता है नदीभिश्च। नदी का नाम जैसे यहाँ लिखा है पंचगंगम, यहाँ पे गंगा नदी है, उसके पहले क्या है पंच यानी संख्या है 5, तो इसमें कौन सा समास होगा अव्ययी भाव समास। और इसका जो हम विग्रह करेंगे वो द्विगु समास की ही तरह करेंगे, लेकिन समास का नाम हम क्या लिखेंगे तो अव्ययी भाव लिखेंगे, क्योंकि नदीभिश्च सूत्र ये हमें बताता है कि अगर नदी के नाम के पहले अगर कोई संख्यावाचक शब्द आते हैं तो वहां पे द्विगु समास नहीं होता है, वहां अव्ययी भाव समास होता है। और इसका विग्रह हम करेंगे पंचानाम, पंचा नाम गंगा नाम समाहारः। अब देखिए समाहारः यहाँ भी लगा है समाहारा, ये संस्कृत में है पंचगंगम, तो इसलिए हम संस्कृत में इसका विग्रह किए हैं पंचानाम गंगा नाम समाहारः। ठीक है, तो समाहारा लगा है तो विग्रह तो ये द्विगु समास की ही तरह किया गया है, लेकिन अब समास का नाम हम यहाँ क्या लिखेंगे अव्ययी भाव समास लिखेंगे, अव्ययी भाव समास। ये उदाहरण परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इस वजह से मैंने सोचा यहाँ पे इसकी चर्चा कर लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप भ्रमित ना हो कि बताया गया था कि किसी शब्द के पहले कोई संख्या आ जाएगी तो हम जान लेंगे वहां द्विगु समास होगा, लेकिन अगर किसी नदी के नाम के पहले कोई संख्या आती है तो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा, और ये सूत्र है नदीभिश्च। एक उदाहरण और है द्वियमुनम, द्वियमुनम। देखिए अब द्वि पहला शब्द क्या लिखा है द्वि, द्वि मतलब दो, यानी संख्या लिखी है 2। और यमुनम, यमुना क्या है एक नदी का नाम है, यहाँ पे मैं स्पेशली नदी का नाम की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, यानी नदी लिखा हो तो केवल नहीं नदी का नाम, जैसे वो गंगा भी हो सकता है, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, कोई भी हो सकता है नाम होगा। लेकिन तो अगर नदी के नाम के पहले कोई संख्या आती है तो वहां कौन सा समास अव्ययी भाव समास। और विग्रह हम कैसे करेंगे द्वयोः, द्वयोः यमुनयोः समाहारा, यमुनयोः समाहारः, समाहारा, समाहारः, यानी द्वयोः यमुनयोः समाहारः। यद्यपि है तो पहले संख्या ही, लेकिन किस वजह से यहाँ अव्ययी भाव समास हुआ तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि पीछे नदी का नाम है, अगर नदी का नाम पीछे हो आगे संख्या हो तो हमेशा वहां अव्ययी भाव समास होता है। आइए एक बार उदाहरणों को सरसरी निगाह में देख लेते हैं। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह, अगर समूह या समाहार आपको मिलेगा देखने को तो जान लेना वहां द्विगु समास ही है, क्योंकि द्विगु में जो द्वि लिखा है द्वि मतलब 2, ये भी संख्यावाची है, संख्या है, तो नाम से हम जान लेंगे इसकी परिभाषा कि संख्या पहले आनी है इसमें। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो यानी संख्या संख्या पहले आएगी, जैसे पंचामृत, सप्तर्षि, दोपहर, द्विगु, चौराहा, चतुर्भुज, पंचतंत्र, भुवन त्रय, पक्षद्वय, त्रिफला, त्रिवेणी इत्यादि। तो इसका विग्रह हम करेंगे पंचामृत 5 अमृतों का समूह, सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह, द्विगु यानी 2 गायों का समूह, इसे याद रख लिया 2 गायों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, और पक्षद्वय यानी 2 पक्षों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, त्रिवेणी यानी 3 नदियों का समाहार। चाहे हम समाहार कहें या फिर समूह कहें बात एक ही है, और जो समूह और समाहार में अंतर होता है उसको मैंने आपको पहले ही बता दिया। और पंचगंगम में भी कौन सा समास अव्ययी भाव, और द्वियमुनम में भी अव्ययी भाव। तो ये था द्विगु समास और उसके उदाहरण और उससे संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण बिंदु। तो बच्चों आशा करते हैं आप द्विगु समास को बड़े ही बेहतर ढंग से आप समझ पाए होंगे। कल हम पुनः उपस्थित होंगे आप लोगों के समक्ष अगले समास की वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम।